आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस स्पेशल बैच उड़ान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए डेली 25 क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन जीके से, कुछ जीएस से और कुछ जनरल अवेयरनेस से तथा कुछ मिसलेनियस प्रश्न होता है। और सभी प्रश्नों में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लाते हैं। ये इसलिए लाते हैं ताकि आप एक ही प्रश्न में 10 से 12 प्रश्न एराइज कर सको और 25 प्रश्न की जगह पे हम लोग 100, 150, 200 क्वेश्चन को देख सकें। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग का इतना कहना है कि बस इतना डेली पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा हो और चाहे बिहार पुलिस हो, सभी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं सालों मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं सेशन नंबर 8। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा सही है? देखते हैं हम लोग सारे स्टेटमेंट को। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क द्वारा किया गया था और ये आपका बिल्कुल सही है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? जोनास सॉल्क के द्वारा। हीमोग्लोबिन जो कहाँ होता है? हमारे ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा मतलब आयरन उपस्थित होता है, तो हाँ होता है, ठीक है, आरबीसी में। और देखिएगा इनामेल कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में? तो दांत में, ठीक है। हमारे टीथ में क्या उपस्थित होता है? इनामेल। ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना दांत का, वो क्या कहलाता है? इनामेल। और इनामेल जो है किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। आगे देखिएगा पेट्रोल जो है उसका गुणवत्ता, उसका क्वालिटी किस में मापा जाता है? तो ऑक्टेन संख्या में। बिल्कुल सही है। जो पेट्रोल है, ठीक है, इसका गुणवत्ता किस में मापा जाता है? तो ऑक्टेन संख्या में। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डीजल वाला भी, ऑक्टेन संख्या। वहीं पे देखिएगा डीजल के बारे में, तो डीजल जो है ये सीटेन संख्या से नापा जाता है। किससे? सीटेन संख्या, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ये भी सही ही बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑल, ठीक है। और इस चीज़ को याद रखिएगा, डीजल जो है इसका क्वालिटी किस में मापा जाता है? सीटेन संख्या, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिएगा उपनिषद की संख्या कितनी है? पहले तो आओ, उपनिषद ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है और उपनिषद को कुछ और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेदांत, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे आपका वेदांत भी कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, सारा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत से ही संबंधित है। 108 उपनिषद का संख्या 108 है, परंतु 13 उपनिषद, ठीक है, 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। 13 उपनिषद को ही क्या? तो मान्यता मिला हुआ है, बाकी सबको नहीं मिला हुआ है। आगे देखिएगा 18, क्या कुछ हम लोग 18 पढ़े थे? क्या था 18 में? तो 18 जो है आपका पुराण है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितना है? 18, जिसमें जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के लिए आपका 3 पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तो पहले तो आना विष्णु पुराण। देखो ये जो आपका वेद वेदांत पुराण है, इससे हम लोगों को किस चीज़ का नॉलेज मिलता है? तो प्राचीन भारत के इतिहास में कौन सा वंश, कौन सा राजा यहाँ शासन कर रहा था, क्या चल रहा था, इसकी जानकारी हम लोग को वेद वेदांत पुराण, आरण्यक उपनिषद, यही सबसे मिलता है। और देखिएगा एक हो जाएगा आपका वायु पुराण और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। अब ये तीनों हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश। वहीं देखिएगा वायु पुराण से, तो ये हो जाएगा आपका गुप्त वंश। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश, उसकी जानकारी, मैक्सिमम जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? वायु पुराण से। और 3rd नंबर में देखना मत्स्य पुराण, इससे हम लोग को सातवाहन वंश के बारे में मैक्सिमम जानकारी क्या होता है? मिलता है। किससे? तो ये हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण से। वहीं देखिएगा अगर बात करते हैं सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका स्कंद पुराण, ठीक है। ये हुआ। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी बोल रहा है 6, ये क्या है? तो वेदांग की संख्या कितना है? तो ये है आपका 6। वेदांग का संख्या कितना है? ये है आपका 6। कौन कौन सा है? तो देखिएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
स्कंद और आपका ज्योतिष, ये सब क्या है? तो ये है आपका वेदांग, मतलब वेद का अंग। थोड़ा समझ में आ जाएगा, वेद का अंग मतलब अगर आपको इन 6 का नॉलेज होता तो आप कैपेबल हो जाते। क्यों? क्योंकि वो वेद को पढ़ने के लिए, तो वेद को पढ़ने के लिए पहले आपको वेदांग का नॉलेज होना जरूरी होता था। वहीं आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है? तो ये हमारे वेद के बारे में बात कर रहा है। हमारे पास कितने वेद हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद, फिर होगा आपका यजुर्वेद, फिर होगा आपका सामवेद और फिर होगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। कौन सा? तो ये होगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लिए पर्टिकुलर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे में। देखिएगा 3 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोशिश करते हैं साइंस वाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। क्या बोल रहा है? जेनॉन। ठीक है, जेनॉन जो है आपको, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेंजर गैस किस गैस को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेनॉन को। वहीं आएगा मानव रक्त का पीएच क्या होता है? तो इससे मापा जाता है कि कोई भी वस्तु कितना अम्लीय है, कितना लवणीय है, कितना क्षारीय है। मतलब सबसे पहले तो आना सीधा पूछ लेगा पीएच का खोज किसने किया था, तो मतलब इसके बारे में बनाया कौन था, पता कौन लगाया? तो ये हो जाएगा आपका सोरेनसन। और क्या होता है? पीएच में जो आपका 14 तक का स्केल होता है। कहाँ से? तो 0 से क्या हुआ? तो देखना 0 से जब आप 7 तक आओगे तो ये जो यहाँ पर जितना भी चीज़ आएगा वो क्या होगा? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। वहीं 7 पे जो आएगा ये होगा आपका लवण। ठीक है, न्यूट्रल कह सकते हो, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा। और यहाँ वाला क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका क्षारीय। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका एसिड। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सॉल्ट। अब देखो यहाँ क्या पूछा है? मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। सीधा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मानव का रक्त जो है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या लवणीय होता है। तो 7.4 इट मीन्स कि 7 को पार कर चुका है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ का देख लीजिए। जैसे आपका हमेशा नींबू का पूछता है, नींबू का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 2.4। सिरका का पूछ लेता है, सिरका का कितना होता है? तो ये होता है कितना? 2.8। ठीक है, सिरका मतलब एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसका कितना होता है? तो इसका होता है आपका 2.8। वहीं देखिएगा दूध का। ठीक है, दूध के बारे में मैक्सिमम यही पूछता है कि दूध जो है किस प्रकृति का होता है, मतलब एसिड होता है या फिर आपका बेस होता है। तो देखो 6.4 इट मीन्स कि 7 के पहले है, तो क्या हो जाएगा? एसिड। चलिए आगे आइएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे क्या, अगर हमसे कोई पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर, तो हम उसको क्या बताएंगे कि स्थितिज ऊर्जा प्लस कौन सा ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा जो को हम मिला देंगे तो वो कौन सा ऊर्जा बन जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। और देखिएगा मानव की आँख में जो नेचुरल तरीके से जो लेंस होता है भगवान का दिया हुआ, वो कौन सा लेंस होता है? तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। और सारा ऑप्शन क्या है? अलग अलग टॉपिक का यहाँ पे दिया हुआ था और सारा ऑप्शन आपका सही है। 4 इनमें से कौन सा भारतीय स्थल 1983 में यूनेस्को में शामिल नहीं हुआ? यूनेस्को में शामिल होने से क्या होता है कि कोई भी जगह का, कोई भी स्थल का, स्थान का महत्व बढ़ जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले तो यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, देखिएगा यूनेस्को, इसका स्थापना हुआ 1945 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं आपके आंद्रे अजोले। ठीक है, भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ 1964 में। इंडिया क्या हुआ? तो ये आपका यूनेस्को में शामिल हुआ। क्वेश्चन है आपका 1983 में यूनेस्को में कौन सा शामिल नहीं हुआ? तो देखिएगा अजंता की गुफा ये शामिल हुआ 1983 में, आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, ये चारों क्या हुआ आपका 1983 में ही शामिल हुआ था। लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, इसको कब शामिल किया गया? तो 1985 में, इसको 1985 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा बात करते हैं भारत में कितने यूनेस्को में शामिल है, मतलब भारत का कितना साइट यूनेस्को में शामिल है। तो हो जाएगा 40, उसमें से हम लोग याद रखेंगे 32 + 7 + 1। अब ऐसे क्यों? तो जो आपका 32 है ये मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, वहीं देखिएगा 7 तो ये जो है आपका नेचुरल है, ये जो आपका नेचुरल है, और एक जो है आपका मिश्रित है।
और इस बार जो है आपका MTS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा मिश्रित स्थल यूनेस्को में शामिल है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये होगा आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, ये क्या है, तो ये भी आपका नेशनल पार्क है कंचनजंगा, ठीक है। और देखिएगा इसको कब शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया 2016 में, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई 1985 में इसको शामिल किया गया था, 83 में नहीं। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिएगा EEG, ठीक है, ये मस्तिष्क से संबंधित है, तो जी हाँ, जैसे देखिएगा EEG, ठीक है, क्या, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ आपका ब्रेन से संबंधित है। वहीं देखिएगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका हार्ट से। वहीं देखिएगा EMG, ठीक है, EMG इसका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ये किससे संबंधित है, ये होगा आपका मसल्स एंड नर्व से, ये हो गया। तो इसका तो आंसर हो जाएगा सही, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है। आइएगा चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण किण्वन कहलाता है। किण्वन इट मीन्स फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या होता है, अल्कोहल बनता है, तो ये सेंटेंस भी सही है आपका कि अल्कोहल जो बनता है किण्वन से बनता है, ये भी सही है। दूसरा आइएगा अष्टक नियम। अब अष्टक नियम क्या है, इट मीन्स ये केमिस्ट्री का आ गया। तो अष्टक नियम क्या था ना, किसके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड के द्वारा। इसका क्या कहना था कि जो भी मेटल होता है, ठीक है, वो जो भी आवर्त सारणी में आपका मेटल है, वो हर एक मेटल, ठीक है, 8वें तक जाते जाते उसका गुण रिपीट होने लगता है, ठीक है, मतलब हर आठवां तत्व का गुण जो है आपका फिर से क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, तो ये भी सही है। वहीं पे याद रखिएगा त्रिक नियम, ये क्वेश्चन भी आता है कि त्रिक नियम किसने दिया था। त्रिक नियम तो ये दिया था आपका डोबे राइनर। इसका क्या कहना था कि मान लो यहाँ पे कोई मेटल है, तो इन दोनों मेटल का जो एवरेज होगा, ये बीच वाले की द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। ये कौन बताया था, ये बताया था आपका डोबे राइनर। वहीं देखिएगा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका सही, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा इनमें से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से नहीं लिया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ अच्छे प्रावधान को लिया गया है, वही आपसे पूछा है कि आयरलैंड से क्या नहीं लिया गया। जैसे DPSP, ठीक है, DPSP को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका आयरलैंड से। और देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, कहाँ, तो देखना राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में क्या होता है, कुछ लोगों का मनोनयन होता है, और कितने लोगों का होता है राज्यसभा में, तो ये होता है आपका 12 लोगों का, जो अलग अलग कल्चर संगति से जुड़े हुए हो, साहित्य से, ठीक है, कला से, उसको जोड़ा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो देखना निर्वाचन वाला जो प्रावधान है ये आपका आयरलैंड से नहीं लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वहीं देखिएगा। तो एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से संविधान संशोधन का भी प्रावधान लिया गया है। किसका, तो संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया, जो कहाँ है हमारे संविधान में, तो भाग 20 में। और अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 368, ठीक है। चलिए आइएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले तो आइएगा हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया, कब किया गया, 1336 ईस्वी में, और किस साम्राज्य का, तो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन किया था, कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका संगम वंश, शालूब वंश, तुलुब वंश, और हो जाएगा अराविडु वंश। ये किसके द्वारा किया गया, तो विजयनगर साम्राज्य में था। वहीं एक देखिएगा तुलुब वंश के एक शासक थे, कौन, कृष्णदेव राय, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस वंश के थे, तो ये थे आपके तुलुब वंश के। वहीं देखिएगा बहमनी वंश, इसका संस्थापक कौन था, हसन गंगू। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं देखिएगा मुगल वंश का शासक कौन था, तो ये था आपका कौन, मुगल वंश का शासक था बाबर। कब किया था यह स्थापना, 1526 में। ये कब किया था, 1206 में। चलिए आइएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8,
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया? जब भारत में मुस्लिम शासन होने लगा था, कब से? तो गुलाम वंश से। तो उस समय क्या होता है, फिर हिंदुओं का संख्या, हिंदू के धर्म में कमी आने लगा था, तो इसी वजह से क्या हुआ था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में क्या लाया जा रहा था, धर्म, ठीक है, धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। वहीं देखिएगा रामानुजाचार्य इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज़ को बढ़ावा दिए थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक या फिर इसको बढ़ाने वाले कौन थे? तो ये थे कौन? आपके रामानुजाचार्य। वहीं देखिएगा माधवाचार्य के बारे में, तो द्वैतवाद, ठीक है, कौन सा? तो द्वैतवाद को कौन बढ़ाए थे? तो माधवाचार्य। वहीं निम्बकाचार्य के बारे में देखिएगा द्वैतवाद, ठीक है, इसको कौन आगे बढ़ाए थे? तो ये था आपका निम्बकाचार्य, मतलब इसको प्रोत्साहन दिए थे, इसको आगे बढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो देखिएगा गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सारा किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आगे आइएगा, देखिएगा 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों को मिलाने से बना था? सबसे पहले तो आइएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1921 में। क्या आज ये है? तो हाँ, 1955 में इंपीरियल बैंक को किस में बदल दिया गया? SBI में। 1921 में इंपीरियल बैंक को SBI में बदल दिया गया, और ये 3 बैंक को मिला करके बना था। कौन कौन सा बैंक? तो बैंक ऑफ बंगाल से, बैंक ऑफ बॉम्बे से, बैंक ऑफ मद्रास से, ठीक है। बंगाल कब बना था? 1806 में, मतलब बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, और ये वाला आपका 43। देखो ये तीनों बैंक ही क्यों बना था पहली बार? तो क्योंकि अंग्रेज जो है आपका इसी प्रेसिडेंसी में काम कर रहा था, ठीक है। आगे जाके यही SBI क्या बन गया, मतलब इंपीरियल क्या बन गया? SBI कब बना? 1955 में। अभी अगर देखते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके दिनेश कुमार खाड़ा, दिनेश कुमार खाड़ा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी 3 तरह का होता है, एक होता है आपका सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त, एक होता है सुसुप्त। सक्रिय मतलब उसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, प्रसुप्त मतलब बहुत कम, सुसुप्त मतलब बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा यहाँ पे सक्रिय का बात हो रहा है, तो सक्रिय में हो जाएगा आपका इटना, स्ट्रोम्बोली और आपका कोलिमा। चिम्बड़ा जो एक आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, ये आपका एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ का है? तो ये है आपका साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, ठीक है। इसके बारे में देखिएगा तो ये दोनों आपका इटली में पड़ता है, ठीक है, और ये आपका मैक्सिको में पड़ता है, और इसमें 40 बार से भी ज़्यादा, इसमें आपका 40 बार से भी ज़्यादा क्या हो चुका है? तो उद्गार हो चुका है किसमें? कोलिमा ज्वालामुखी में। और देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भारत में देखिएगा तो भारत में आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप, और ये है कहाँ? तो ये है आपका अंडमान निकोबार में। और अगर देखें तो भारत में आपका एक और भी है, नारकुंडम, ठीक है, नारकुंडम, और ये कैसा है? तो ये है आपका प्रसुप्त, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। देखिएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मतलब अंग्रेज के टाइम में जो भी अंग्रेज के खिलाफ छपता था उस पर क्या होता था? उस प्रेस पे आपका बैन लगा दिया जाता था। लेकिन आगे जाकर किसके द्वारा? तो चार्ल्स मैककफ के द्वारा भारतीय प्रेस को क्या कर दिया गया था? मुक्त कर दिया गया था, प्रतिबंध हटा दिया गया था। जैसे देखिएगा लॉर्ड एलनबरो के बारे में, तो ये दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा कब से चल रहा था? तो ये आपका गुलाम वंश के टाइम से चल रहा था, और फिरोज शाह तुगलक के समय बहुत ज़्यादा दास का संख्या था। वहीं देखिएगा इसके टाइम में एक चीज़ और हुआ था, 1843 में जो आपका संडे का छुट्टी मिलता है, इसका स्टार्ट कौन किया था? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में हुआ था 1843 में। लेकिन इस समय मजदूर को छुट्टी दिया जाता था ताकि मजदूर खुशी से काम करे, संतुष्ट होकर काम करे। वो सप्ताह का 6 दिन काम करेगा और 1 दिन छुट्टी मिलेगा, तो वो खुश रहेगा और अच्छे से काम करेगा। देखिएगा डफरिन के समय में तो INC, ठीक है, किसका? INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को क्या किया गया? स्थापना किया गया। आगे देखिएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो इसके समय आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन, डाक, और देखिएगा जैसे वुड डिस्पैच जो आपका शिक्षा से संबंधित था, इसी के टाइम में आया। और कुछ हुआ था इसके समय में, हाँ, हड़प की नीति, और इसको क्या बोला जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसके टाइम में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। आइएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? त्रिरत्न मतलब इसमें या तो 3 आदमी होगा या फिर जो चीज़ भी होगा आपका 3 ही होगा। यहाँ पे मेन हो रहा है बात कन्नड़ साहित्य से जुड़े साहित्यकार के बारे में। इसका कौन थे त्रिरत्न? तो देखिएगा पंपा, ठीक है, पंपा, पुन्ना और आपका रन्ना,
ठीक है, ये तीनों आपको आपके कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न गिने जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही देखिएगा तमिल साहित्य, ये क्वेश्चन भी आता है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न तो देखिएगा किसे किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कंबन को, ठीक है, पुगलेंदी को, पुगलेंदी, और देखना ओटकुट्टन, ओटकुट्टन को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। और देखिएगा शिवालिक को आपका बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय, ठीक है। किसको कहा जाता है? शिवालिक की पहाड़ी को। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ये है आपका शिमला। सीएम कौन है? तो सीएम है आपके कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। वहीं देखिएगा गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर है आपके कौन? शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ये कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के सीएम गवर्नर। वहीं देखना नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना, ठीक है, यह कहाँ स्टार्ट किया गया? यह स्टार्ट किया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिएगा तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ का कैपिटल चेंज हुआ, कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम, कहाँ? विशाखापत्तनम। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका अब्बास तैयब जी, ठीक है। अब्बास तैयब जी के द्वारा नमक आंदोलन में वो दूसरे क्रांतिकारी बने थे। कैसे? तो देखना 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे। और कितने सहयोगी के साथ? तो 78 सहयोगी के साथ, ठीक है, किए थे। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए थे। कैसे? तो फील्ड में जब साथ साथ बहुत लोग चलते जा रहे थे गांव देहात होते हुए, तो और भी लोग इनसे कनेक्ट हो गए थे। कितना दिन का यात्रा था? तो लगभग 24 दिन का यात्रा था, ठीक है, लगभग आपका 24 दिन का यात्रा था। और क्यों किया गया था? तो अंग्रेज जो है आपका नमक पर बैन लगा दिए थे कि कोई भी और नमक नहीं बनाएगा, और नमक पर टैक्स भी बहुत लगा दिया था, नमक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए ये सब किया गया था। और इसके बाद ही कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके बाद स्टार्ट हुआ था? तो नमक सत्याग्रह के बाद। इनके बाद कौन सा बना था नायक? तो ये हो जाएगा आपका अब्बास तैयब जी। आगे आइएगा, अबुल कलाम आज़ाद, तो हमारे भारत के पहले कौन? तो शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। वहीं देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट पीएम, ठीक है। वहीं देखिएगा सरदार पटेल, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट कौन से मंत्री? तो गृह मंत्री तो होंगे ही, साथ में उप प्रधानमंत्री भी कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आइएगा, देखिएगा हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? मनसबदार मतलब बोले तो पद, ठीक है, एक पद को ही क्या कहा जाता था? मनसबदार। मनसबदार प्रथा लाया कौन था? तो ये लाया था अकबर, ठीक है। कौन लाया था? अकबर लाया था। कब लाया था? 1574 में। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय में था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के समय में, ठीक है। औरंगजेब के बारे में देखते हैं, तो अंतिम पावरफुल शक्तिशाली मुगल बादशाह कब से कब तक रहा था? तो 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक है। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा बनवाया था, बीबी का मकबरा, ठीक है। और देखिएगा गुरु तेग बहादुर का हत्या भी यही करवा दिया था। जो आपके सिख गुरु थे, इनको धर्म परिवर्तन बोला करने के लिए, नहीं किया तो क्या किया? इनका सर कटवा दिया था। और देखिएगा जैसे औरंगजेब के बारे में देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार इन्हीं के समय में था। ये क्या किया था कि सारा मंदिर को तुड़वा दिया था और उसके जगह पे क्या बनवाया था? मस्जिद बनवाया था। जजिया कर को चालू रखा था। शाहजहाँ के बारे में देखते हैं, तो ताजमहल का निर्माण करवाया था। जहांगीर, तो न्याय का जंजीर, ठीक है, न्याय का जंजीर कौन बनवाया था? जहांगीर। और अकबर, तो ये तो खैर बहुत सारा काम करवाया था, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? देखो भारतीय कांग्रेस में क्या हुआ था ना, आगे जाके फूट पड़ गया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो उदारवादी थे, वो नम्र स्वभाव के थे, उसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। वो क्या करते थे, मतलब नहीं लड़ना चाहते थे, आराम से अंग्रेज से भिक्षा मांगते थे, उनको समझाते थे कि मेरे साथ ये दीजिए, मतलब अच्छा करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। लेकिन जो आपका कौन था क्रांतिकारी गरम दल वाला, वो लड़ झगड़ के उन लोग से बात करता था। उसका कहना था कि भारत हमारा है, तो फिर अंग्रेज का बात हम क्यों सुने, क्यों हम उसकी बातों को फॉलो करें, ठीक है। तो हुआ यही था कि आगे जाकर के बहुत भयानक से लड़ाई हुआ था और
फूट पड़ गया था। कब पड़ा था? 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो होगा आपका सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, बोस नहीं, बोस भी था लेकिन वो दूसरे इंसान थे। लेकिन आगे जाके फिर क्या हुआ था? पैचअप हो गया था। और कब हुआ था? 1916 में। कब, कहाँ का अधिवेशन था? लखनऊ। और इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार। और देखो ये आदमी का मतलब मेल था, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। और इसमें नरम दल, गरम दल और आपका मुस्लिम लीग, तीनों क्या हुआ था? तीनों फिर कांग्रेस में मिल गया था 1916 में। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, अगर भारत सरकार पे कोई केस करता है, कुछ डिस्प्यूट होता है तो कौन जाएगा? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में चर्चा किया जाता है अनुच्छेद 76 के बारे में। अभी कौन है? तो अभी आपके के वेणुगोपाल। आगे देखिएगा, भारत का कौन? तो भारत का महानियंत्रक। ठीक है, भारत का महानियंत्रक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जिसका चर्चा किस में है? अनुच्छेद 76 में। और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कौन होता है? वकील होता है। आप लोग बताइएगा, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट वाली वीडियो में बहुत बार बताया गया है कि कौन है। आगे देखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो ये है आपके कौन? D.Y. चंद्रचूड़। कौन है? D.Y. चंद्रचूड़। और कितने नंबर के हैं? तो ये होगा 50वें नंबर के। और देखना, भारत का महानियंत्रक मतलब CAG। ठीक है, इसका चर्चा 148 में है। और ये कौन है? तो ये है अभी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका क्या काम होता है? तो भारत सरकार कितना पैसा खर्च किया, कहाँ खर्च किया, कितना सही किया, कितना ज़्यादा किया, कम किया, गलत किया, कितना कम कर सकता था। ठीक है, मतलब घोटाला वगैरह के बारे में पता किससे चलता है? तो CAG से पता चलता है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आगे देखिएगा, भारत का भी विधि मंत्री कौन है? तो देखिएगा, अभी हाल ही में किरण रिजिजू से ये आपका क्या किया गया? इस्तीफा ले लिया गया है। जो कौन थे? तो भारत के विधि मंत्री थे। आगे आइएगा, देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने के प्रस्ताव पारित करने का इजाज़त है? सिंपल इतना याद रखना कि विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत बनता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169। कौन बनवा सकता है, कौन प्रस्ताव पारित कर सकता है? विधानसभा। ठीक है, विधानसभा केंद्र सरकार को बताता है, संसद को भेजता है कि उसको विधान परिषद बनवाने की जरूरत है, उसके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो उसको एक और संसद चाहिए, मतलब एक और रूम चाहिए। रूम ही टाइप का होता है ना, जैसे राज्य सरकार में क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। देश में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन विधान परिषद में कंडीशन क्या है कि हर राज्य में नहीं होता है। कितने राज्य में है? तो देखना, अभी बिहार, ठीक है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। अभी आपका 6 राज्य में है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में था, बट अब वो यूटी बन गया तो वहाँ नहीं है। बिहार में कितना सीट है? तो ये हो जाएगा आपका 75। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका कहाँ? यूपी में 100। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 169। ठीक है, विधानसभा के पारित करने से बनता है। इसका मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है? तो विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का 1/3, इससे ज़्यादा संख्या विधान परिषद में नहीं होना चाहिए। और कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 से कम संख्या नहीं होना चाहिए। कहाँ? विधान परिषद में। विधान परिषद बनने के लिए, विधान परिषद संसद सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए होता है? 30 वर्ष। ठीक है, कैसे कैसे चुना जाता है? तो 1/3, एक बार हम लोग देखे थे, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, मतलब इसका चुनाव ऐसे होता है। 1/3 कौन चुनेगा? तो ये चुनेगा आपका विधानसभा का मेंबर। ठीक है, और ये कौन चुनेगा? तो स्थानीय निकाय वाले। ठीक है, स्थानीय निकाय वाले। 1/6 कौन चुनेगा? तो ये राज्यपाल चुनेगा। ठीक है, 1/12 तो जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं। ठीक है, वो जैसे कि हम लोग दे सकते हैं अगर ग्रेजुएट हो गए हैं तो। और 1/12 कौन होता है? तो ये सरकारी स्कूल का शिक्षक होता है। ठीक है, ये किसको चुनता है? तो ये भी विधान परिषद के मेंबर को चुनता है। हमारे बिहार, ठीक है, यहाँ के जो CM है ये आपके विधानसभा से नहीं है, कहाँ से है? विधान परिषद से है। आगे आइएगा, देखिएगा, पोखरण नाभिकीय परीक्षण
1974 का आधिकारिक कोड क्या था, कब हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका पहला, ठीक है, हुआ था आपका 18 मई 1974 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजस्थान में, ठीक है। इसका नाम क्या था? तो ये था आपका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा भी नाम क्यों था? क्योंकि इस दिन आपका बुद्ध पूर्णिमा था, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था आपका 11 से 13 मई 1998, ठीक है। ये भी कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था आपका राजस्थान में। और इस समय का कोड क्या था? तो कोड था आपका ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ICJ, ठीक है, ICJ इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। काम करना कब स्टार्ट किया? 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? द हेग। और द हेग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ न्यायाधीशों का संख्या कितना होता है? 15, ठीक है। और कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष, ठीक है। मतलब एक बार जो बन गया वो 9 वर्ष तक रहता है। पहला भारतीय कहाँ का? तो ICJ का, पहला भारतीय ICJ का जज बनने वाला कौन थे ये? तो ये थे आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी मतलब समझ रहे हो? सीमा का अंत, मतलब हमारे देश का जहाँ पे अंत होता है वहाँ पर भी एक गांधी है, ऐसा उनको दिया गया था उपाधि, ठीक है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इनको आपको भारत रत्न भी मिला था, इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1987 में। आगे देखिएगा, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि धारण मतलब दी थी, ये भी आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2। देखना राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इनका एक बुक है मीरात उल अखबार, मतलब पेपर है। मीरात उल अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? तो आपका राजा राम मोहन राय द्वारा। संवाद कौमुदी, ठीक है, ये किसके द्वारा निकाला गया? तो ये भी निकाला गया आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे आइएगा, देखना, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? देखो, अब योजना आयोग खत्म कर दिया गया, क्या किया गया उसके जगह पे नीति आयोग। योजना आयोग कब आया था? तो यह आया था आपका 15 मार्च 1950 को, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? तो PM के द्वारा, ठीक है। और PM कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और देखो, इसका भी जो अध्यक्ष होता है ना, ये हमेशा PM ही होता है, ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये आपके पहले अध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष कौन था? मतलब योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष था कौन? पहला उपाध्यक्ष हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसके जगह पे क्या लाया गया? ये लाया गया नीति आयोग, ठीक है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी। CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम। आगे देखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। मतलब टोटल कितना योजना आयोग लाया गया था? 12। पहला कब लाया गया था? तो पहला लाया गया था 1951 से 56 के बीच, ठीक है। और कौन से मॉडल पे था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। इस पे सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया था? तो कृषि पर। दूसरा देखना, दूसरा कब से कब तक था? तो 1956 से 61 के बीच, ठीक है। किस मॉडल पे था? तो हो जाएगा PC महालनोबिस मॉडल पे था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इस्पात संयंत्र पे ध्यान दिया गया था। जैसे देखिएगा भिलाई, ठीक है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई जो आपका इस्पात संयंत्र है, किसके हेल्प से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था सोवियत संघ के हेल्प से। सोवियत संघ मतलब जो रूस है आज का। वहीं देखिएगा राउरकेला किसके हेल्प से लगाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन के हेल्प से लगाया गया था, ठीक है। राउरकेला, यहाँ पे देखिएगा राउरकेला आपका जर्मनी के हेल्प से लगाया गया था। राउरकेला आपका जर्मनी के हेल्प से लगाया गया था। वहीं देखिएगा दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के हेल्प से लगाया गया था, ब्रिटेन के हेल्प से लगाया गया था,
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। देखो 2 हुआ ना, उसके बाद फिर आपका 61 से 66 के बीच भी रहा था तीसरा, ठीक है, तीसरा जो आपका 1961 से 66 के बीच भी रहा था। और देखना जो चौथा ये उसके बाद क्या हुआ था ना 66 से 69 के बीच आपका एक वर्ष का इसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, है ना, 5 साल का, लेकिन 66 से 69 के बीच एक साल का आया था, कुछ रीजन रहा था। और दिखेगा जो लास्ट वाला था वो आपका 2012 से 17 के बीच चला था, और बीच में ही कब 2015 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों का स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। 19, 29 और 30 दोनों दिखेगा। पहले तो 29 में क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक का वर्ग जहाँ भी जा सके वो शिक्षा ले सकता है। जैसे मान लो कि जैन धर्म में क्या है, तो जैन धर्म वाला या तो आपका अगर वो श्वेतांबर है, श्वेत कपड़ा पहनेगा, दिगंबर है, बिना कपड़ा का रहेगा, तो आप देखो कि अगर वो 100-150 बच्चों के बीच आके बैठ जाता है तो उसको खुद भी ऑकवर्ड फील होगा, आसपास के बच्चे को भी ऑकवर्ड फील होगा। लेकिन उसका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत कि वो कहीं भी बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर वो ऑकवर्ड फील नहीं कर रहा देन वो पढ़ सकता है, ठीक है। मान लो उसको सही नहीं लग रहा है तो वो अपने मन का जहाँ पे उसके कल्चर का लोग ही पढ़े वो ऐसा करवा सकता है, ऐसा बनवा सकता है, सरकार उसका हेल्प करेगा। तो देखो अनुच्छेद 29 के तहत उसको कोई रोक नहीं सकता है कहीं भी पढ़ने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कोई भी समुदाय का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, कहीं भी जाके शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार उसको अनुच्छेद 29 के तहत मिलता है। लेकिन अगर वो ऑकवर्ड फील कर रहा है, उसको सही नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि हमको अपने वर्ग के लोगों के लिए एक अलग से शिक्षण संस्थान बना देना चाहिए जहाँ उसको ऑकवर्ड फील नहीं हो, वो पढ़ सके आराम से, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 30। चलो आना आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट 25। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर क्या किया है? तो सुधार गृह, ठीक है। कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका यूपी में। यूपी के जेल का नाम क्या कर दिया गया? सुधार गृह जेल। मतलब अगर पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो भारत में लॉर्ड कार्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था जो है किस सूची का विषय है? तो यह है आपका राज्य सूची का। और हमारे बिहार में, ठीक है, मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस किस राज्य में है? तो यह है हमारे बिहार में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी में कौन है सीएम? तो योगी बाबा आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी में ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी, कौन? सरोजनी नायडू। यूपी में ही पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कौन? सुचिता कृपलानी। राजस्थान में हाल ही अभी क्या हुआ है? तो संविधान उद्यान बनाया गया है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में चर्च गेट स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? CD देशमुख के नाम पर, ठीक है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए और जम के तैयारी करते रहिए। थैंक यू।